गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का बिजनेस मैनेजमेंट पार्ट 1 चैप्टर 3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है प्लानिंग के बारे में। नोट्स आपके पास सारे हैं। लेक्चर यही एक लेक्चर शूट होगा। इसी लेक्चर में हम कवर कर लेंगे मिड टर्म के जो भी थियरीज आ सकते हैं, और लेक्चर ध्यान से सुनो तो तुम्हारे एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे। देखो, प्लानिंग का क्या मतलब होता है। किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान करना क्यों ज़रूरी होता है? एक पर्सन के लिए ही प्लान करना क्यों ज़रूरी होता है? प्लानिंग इज़ द एसेंस ऑफ अचीविंग समथिंग। अगर एक 12th में पढ़ रही बच्ची ये सोचती है कि मुझे आगे चल के डॉक्टर बनना है, तो वो उस हिसाब से अपने लाइफ को मैनेज करेगी। वो नीट की प्रिपरेशन करेगी, वो MBBS करेगी या वो BDS करेगी, जो भी करेगी, बट शी विल बी एम्ड, इफ शी इज़ एमिंग एट मेडिकल करियर, देन शी विल डू द थिंग्स अकॉर्डिंग टू इट। तो प्लानिंग जो है ना, किसी भी ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने का ज़रिया है, रूट है। बोलो, ये बात तो क्लियर हो रही है? इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है? आपने नोट्स में लिख रखा है, प्लानिंग इंक्लूड्स सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटीज़। लेट्स से अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया, लेट्स से वो स्टूडेंट साइंस में वीक है, तब तो फिर ये बेवकूफ़ी है ना। जान रहे हो कि अगर तुम्हारा कैलिबर उस दिशा में नहीं पर किसी और दिशा में है, तो प्लानिंग भी उसी दिशा के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कंपेटिटिवनेस की कमी है, डिजिटलाइजेशन की कमी है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को फिजिकल एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपके कस्टमर ऑनलाइन मोड से नहीं आते हैं, ऑफलाइन मोड से आते हैं, तो आपको प्लान करके चलना है कि आपने ऑफलाइन मोड के थ्रू ही अपना प्रमोशन करना है। तो प्लानिंग भी उसी दिशा में, उसी रूट से आप करते हैं जिस रूट में आपका मैक्सिमम रिटर्न इन्वॉल्व है, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। इज़ दैट ओके? आगे बात को बढ़ाते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग में अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने फेयोल का और कून्स और डॉनल का लेक्चर ज़रूर का डेफिनेशन ज़रूर आपने कवर करना है। कून्स और डॉनल और फेयोल का जो डेफिनेशन है, दो पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मिड टर्म में आपको सीधे सीधे लिखने को बोल सकता है, और MCQs में आपको पूरी डेफिनेशन दे सकती है, और आपने वहाँ से आप पहचानना है कि कौन सा फेयोल का है और कौन सा कून्स और डॉनल का है। देखो, फेयोल का कहना है कि प्लानिंग इज चॉकिंग आउट। चॉकिंग आउट का मतलब है उजागर करना, जाहिर करना। ठीक है, क्या जाहिर कर रहे हैं आप यहाँ पे? द प्लान ऑफ एक्शन। करना क्या है आगे, ये समय तो ठीक है, आगे हमें क्या करना है, किस दिशा में प्रयास करना है। तो उन्होंने बोला इट इज चॉकिंग आउट द प्लान ऑफ एक्शन। और कून्स और डॉनल ने बोला कि प्लानिंग बेसिकली जब आप किसी परिणाम को आश्वस्त होके एडवांस में कुछ डिसाइड कर लेते हो, डिसाइडिंग इन एडवांस, तो अकॉर्डिंग टू कून्स और डॉनल वो प्लानिंग होती है। ठीक है, व्हेन यू आर समथिंग डिसाइडिंग इन एडवांस ऑफ व्हाट टू डू, क्या करना है कि हम इस गोल को अचीव कर सकें। ये दो डेफिनेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से देखो, हम आ जाते हैं जब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है, प्लानिंग जो होती है ना, गोल ओरिएंटेड होती है। मतलब एक टारगेट है हमारा और उसी टारगेट को लेके हमें अचीव करना है, तो प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड। अपने लक्ष्य को लेकर हम प्लान करते हैं। अगर तुम्हें 8th में तुमने मन बना लिया कि मैं तो फिर कॉमर्स लूँगी, तुम अच्छे स्टूडेंट हो, तुमने मन बना लिया मैंने तो कॉमर्स लेना है और मैंने तो FCAT निकालना है या मैंने तो CA निकालना है, तो आपकी आगे का जो गोल अब सेट हो गया कि हाँ मेरे को CA निकालना है।
अब जितनी चीज़ें आप प्लान करते चलते हो उसी दिशा के तरफ अग्रसर होती, ठीक है। तो गोल ओरिएंटेड मतलब एक हमें टारगेट मिल चुका है और हमारी जितनी एक्टिविटीज़ हैं उसी टारगेट को कोलैबोरेट करते हुए की जा रही। इज दैट ओके? नेक्स्ट देखो, जो सेकंड फीचर था, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी फंक्शन का क्या मतलब है? कभी देखो जो 5th में बच्चे पढ़ते हैं, 5th तक के स्कूल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्कूल। मतलब अगर वो पढ़ाई बच्चा करता है तभी वो आगे के पढ़ाई के लिए योग्य बनता है, क्वालिफाइड बनता है। इट इज़ द फर्स्ट एंड प्रिमिटिव स्टडी ऑफ अ स्टूडेंट, ऑफ अ चाइल्ड। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बोलने का मतलब है कि ये जो प्लानिंग का फंक्शन है ना, ये मैनेजमेंट का पहला फंक्शन होता है। मैनेजमेंट का मैक्सिमम फोकस, देखो अगर प्लानिंग सही है तो 90% चांसेस हैं कि गोल भी अचीव हो जाएगा। इसी वजह से मैनेजमेंट ये सारी चीज़ों को, अच्छा देखो अगर हम प्राइमरी फंक्शन बोल रहे हैं, हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं, हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखते हैं, हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन देते हैं, काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को जज करके मैनेजमेंट कोई भी प्लान को ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़मीनी स्तर पर उतारता है। ठीक बात है, आगे बढ़ाएं बात। ओके, नाउ लुक एट द थर्ड वन, परवेसिव। परवेसिव का क्या अर्थ है? कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान परवेसिव है, हर जगह है, सर्वव्याप्त है, कण कण में है, हर मनुष्य में है, चींटी में है, पेड़ में है। जहाँ इन एनिमेट चीज़ों को हटा दो, मे बी इन एनिमेट चीज़ों में भी है। तो परवेसिव इज़ लाइक सर्वव्याप्त, जिसके बिना कोई चीज़ नहीं हो सकती। मैनेजमेंट भी परवेसिव है, सर्वव्याप्त है। आप खुद सोचो, बचपन में, हाँ याद करो, बचपन में क्या होता था? पीटीएम होता था, पेरेंट टीचर मीटिंग। पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी, घर आते थे, उसके बाद अलग ही मीटिंग होती थी। वाइपर, जूते, चप्पल जो मिलते थे सब आते थे। एक्सपीरियंस है बेटा तुमको, है? ठीक। अब ये जो परवेसिव वाली बात है, सर्वव्याप्त वाली जो बात है, आप क्या करते थे? परवेसिव को कैसे इधर रिलेट, देखो जब पीटीएम होता था, घर पे डांट पड़ती थी। पहली मतलब मेरे को धमकी क्या मिलती थी, 6th 7th 8th में मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री इतना बढ़िया नहीं था, तो मेरे को डांट मम्मी बोलती थी। एक घर के बगल में सरकारी स्कूल है, कहते थे सब छोड़ो तुम्हारा यहीं एडमिशन करा देंगे। ओ भैया, वो जो डर होता था ना, पढ़ने बैठ जाते थे तुरंत। और पढ़ने बैठते थे तो पहली चीज़ क्या होती थी मेरी, मैं टाइम टेबल डिज़ाइन करती थी। अब तो मुझे 6 बजे से 12 बजे तक कोई उठा नहीं सकता है। वो भैया वो धाकड़ वाला टाइम टेबल होता था। 1 घंटे मैथ, 1 घंटे इंग्लिश, 1 घंटे, 2 घंटे केमिस्ट्री। मुझे पता है मेरे से नहीं हो रही, वो 2 मिनट में केमिस्ट्री की बुक खोल नहीं सकती थी। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे परवेसिव की अगर हम बात कर रहे हैं तो परवेसिव का मतलब है प्लानिंग भी परवेसिव है, क्योंकि कोई ऑब्जेक्टिव अचीव हो या ना हो, प्लानिंग पहले से हो जाती। ठीक है, तो परवेसिव मतलब सर्वव्याप्त, इट इज प्रेजेंट ऑल ओवर। नेक्स्ट देखते हैं हम फ्यूचरिस्टिक। छोटे से लेकर बड़े तक आपको कोई गोल अचीव, अगर अभी तुम्हारे घर पे प्लान बन जाए कि चलो हम लोग चल रहे हैं सब फैमिली ट्रिप पे, प्लानिंग शुरू हो जाएगी। कितने कपड़े रखने हैं, क्या स्नैक्स रखना है, कौन सी गाड़ी से चलना है, कब निकलना है, कब तक पहुंचेंगे, कितने दिन रहे, तो यही तो प्लानिंग है। इट इज़ इन एवरीथिंग। अगला हम देखते हैं फ्यूचरिस्टिक। देखो काफ़ी सारी किताबों में फ्यूचरिस्टिक को फॉरवर्ड लुकिंग भी बोला होगा, एंड दैट्स कंप्लीटली ओके। प्लानिंग 10th में तुम्हारे जो भी नंबर आए, क्या आज तुम बैठ के सोचोगी 10th में मुझे ऐसे पढ़ना चाहिए था, 10th में मुझे उस लड़की से बात नहीं करना चाहिए था, 10th में मुझे उस लड़के पे चप्पल चला के मारना चाहिए था? इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल।
प्लानिंग भी फ्यूचरिस्टिक होता है। देखो पास्ट जो है, किसी पास्ट में जो भी चीज़ें हुई, अगर तुमने इनका नाम सुना हो, विलियम ब्लेक अपने समय के बड़े महान कवि हुआ करते थे, पर इनकी रचनाएं कम रही हैं, कम ही कविता थी, मगर बहुत डीप डेप्थ में जाके लिखते थे। तो वो कहते हैं क्या कि इंसानों के पास, इंसानों को ऊपर वाले ने ऑब्लिवियन कर्स दिया हुआ है। ऑब्लिवियन कर्स का मतलब है कि बात कितनी बड़ी हो, कितना दिल दुखा हो या कितना दिल खुश हुआ हो, एक समय के बाद इंसान उसे भूल जाएगा। He'll be oblivious about it। और देखो तो लोगों के जी पाने की भी ये वजह है, किसके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, ऑलमोस्ट एवरीवन, बट हर कोई अपनी प्रॉब्लम से जूझ कर, टैकल कर कर आगे बढ़ ही जाता है। तो यहाँ पे भी फ्यूचरिस्टिक होगा। हम पास्ट को लेके थोड़ी प्लान करेंगे, हम फ्यूचर को लेके प्लान करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने लिखवा रखा है कॉन्टिन्यूअस। क्या प्लानिंग कभी रुकती है क्या? जिस दिन प्लानिंग रुक गई ना, उस दिन व्यक्ति आगे बढ़ना बंद कर देगा। इवन अगर संडे भी होता है तो सैटरडे नाइट को डिसाइड हो जाता था कल 11 बजे तक सोएंगे, और जिस दिन ये डिसाइड कर लो ना, अगले दिन तुम 6 बजे उठ जाओगे और नींद भी नहीं आएगी। बड़ी गजब बात है ये। नॉर्मल डेज पे मेरा अलार्म बजता था 7 बजे, आई एम लाइक यार 5 मिनट और। संडे को 7 बजे अलार्म बजता है, मैं 2 घंटे से उठी रहती हूँ। प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस एक्शन। लुकिंग एट द अदर थिंग, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। देखो डिसीजन मेकिंग की जो क्षमता है ना स्टूडेंट्स, ये बड़ी अच्छी क्षमता होती है और ये सबके पास नहीं होती। निर्णय लेने में कुछ लोग इतना समय लगाते हैं, छोटे से छोटे निर्णय में, और कुछ लोग निर्णय इतना प्रॉम्प्टली लेते हैं और इतना एक्यूरेट लेते हैं कि देखते बनता है। शॉप पे गए, 4 कपड़े देखे, फाइनल कर दीजिए उसको। मुश्किल से 2 से 3 मिनट हुआ, शॉपकीपर भी खुश, कस्टमर भी खुश। डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी प्लानिंग को सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेबल बनाती है। डिसीजन आप कितनी प्रॉम्प्टनेस से लेते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लानिंग। और मैनेजमेंट के लिए सबसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन ये होता है, क्योंकि डिसीजन ही अगर गलत ले लिया गया तो बात बड़ी जाहिर है कि प्लानिंग भी गलत दिशा में होगी, और अगर प्लानिंग भी गलत दिशा में हुई तो फिर रिजल्ट भी खराब होगा। गुड, नेक्स्ट देखते हैं ये हमारे 6 कैरेक्टरिस्टिक्स। एक और कैरेक्टरिस्टिक है मेंटल एक्सरसाइज। मानसिक स्तर पे प्लानिंग की जाती है। मान लो अगर तुम्हें प्लान करना है कि बीकॉम के बाद क्या किया जाए, तो यू विल सिट क्वाइटली। जिन लोगों की बात पे तुमको भरोसा है, जो तुम्हें पता है कि ये सही परामर्श दे सकते हैं, उनसे बात करोगी, काउंसलिंग लोगी, और फिर बैठ के मानसिक तौर पे आप अपने निर्णय को लोगे। यही होगा ना। कभी किसी को देखा है एक व्यक्ति ऊपर से नीचे सीढ़ी से करा, क्या कर रहे हो? प्लानिंग। KGF मूवी में सब फावड़ा ले लेके क्या कर रहे थे? प्लानिंग। नहीं, दैट्स नॉट द थिंग। प्लानिंग इज एंटायरली अ मेंटल एक्सरसाइज। ओके, चलो इसी के साथ फीचर्स खत्म हुए। बोलो किसी फीचर में कहीं कोई दिक्कत? आगे बढ़ाएं। चलो जल्दी से हम डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के बारे में। इम्पॉर्टेंस मतलब महत्व। अच्छा, फीचर्स और इम्पॉर्टेंस दोनों ही चैप्टर के बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट हैं MCQs और मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिमिटेशंस का ऐसा पॉइंट है जो अगर आप केवल हेडिंग्स भी पढ़ लेते हो तो वो MCQs में ही आने का चांस है, उसका मिड टर्म में आने का चांस कम है। जल्दी से देखते हैं। जो पहली चीज़ मैंने लिखवाई है तुम लोगों को प्लानिंग के बारे में,
प्रोवाइड्स डायरेक्शन। डायरेक्शन का क्या अर्थ है? दिशा। किस दिशा में काम करना है, किस गोल को लेके काम करना है। जो गोल ओरिएंटेड करा है ना, उसी को रिलेट करता है कि किस दिशा की ओर आपको बढ़ना है। वो कहाँ से आपको पता चलना है? प्लानिंग से। लुक एट नंबर बी, reduces the risk of uncertainties. Students, what do you mean by the risk of uncertainties? गलत नहीं हो रहा है कुछ यहाँ पे, गलत नहीं, गलत दिशा में जाना। यस, यू कैन से दैट। अनसर्टेनिटी का मतलब है असमंजस की स्थिति। कुछ लोगों को आप देखिए नॉर्मल चीज़ों में इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, सामने वाला इंसान इरिटेट हो जाएगा। अगर कुछ लोगों के साथ आप शॉपिंग जाओ, मतलब एक साड़ी लेनी है उस पर्सन को, 1.5 घंटे से दुकान वाले को नचा रहा है, और वो दुकान वाला बोलता है भैया तुम कब निकलोगे शॉप से। और कुछ लोग इतने कह सकते हैं ना, इट फील्स अ लिटिल इलीगल, 2 से 3 घंटे में 300-400 साड़ियाँ देख लेंगे। लुक एट द ऑडेसिटी, उठ के चले जाएंगे। कितना बुरा, मतलब मैं सामने बैठूँ, ऐसा कोई दूसरा कस्टमर है, इतना बुरा लगता है। सारी चीज़ें छोड़ो, अगर अपने ही कोई जान पहचान वाले के साथ जो वो ऐसा करता है, खुद का मुंह छुपाना पड़ता है कि मैं इनके साथ नहीं हूँ। ये जो असमंजस की स्थिति है, ये तो मैंने बड़ी तुम लोगों को एक समझने वाले लेवल पे बताई। ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचो ये कितनी बड़ी चैलेंज हो सकती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को ये बात पता है अगर तो हमारा प्लान एक दिशा को लेके चले और कुछ देर में क्या हुआ, वो प्लान फ्लॉप हो गया, हमारी टीम दिशाहीन हो गई है, उसको पता नहीं है अब यहाँ से जाएं तो कहाँ जाएं, तुम्हें अनजान जगह पे ले जाके चौराहे पे छोड़ दिया जाए, बोला जाए दो जो रास्ते हैं वो खाई को जाते हैं, एक रास्ता समुद्र को जाता है, एक रास्ता तुम्हारी मंजिल को जाता है और तुम लौट के आ नहीं पाओगे। अब सोचो भैया कौन सा, ये वाली स्थिति होती है। तो यहाँ पे प्लानिंग को किस चीज़ पे बेस होना चाहिए? प्लानिंग करने से पहले आपका अपना अच्छा खासा रिसर्च होना चाहिए कि अगर हम ये रास्ता चुनते हैं, मैंने गूगल मैप पे देखा था ये खाई को जाता है, मैंने गूगल मैप पे देखा था ये खाई नंबर 2 को जाता है, मैंने गूगल मैप पे देखा था ये महासागर को जाता है, वो वाला नहीं देखा था, मे बी वही है। तो जब आप अपना रिसर्च करके चलते हो तो प्लानिंग में चीज़ों की अचीवमेंट आसान हो जाती है। देखते हैं अगला, स्टूडेंट्स, ओवरलैपिंग रिड्यूस करता है प्लानिंग क्या क्या? ओवरलैपिंग या वेस्टफुल एक्टिविटीज को। ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक दूसरे को क्लैश करते हुए। इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, इत्तेफाक करो तुम्हारे स्कूल का कॉलेज का कम्युनिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, उस कम्युनिटी प्रोजेक्ट में तुमको दिया गया काम डेकोरेशन का और तुम्हारी फ्रेंड को दिया गया काम केटरिंग का। हुआ क्या कि तुम दोनों को लगा कि तुम ही लोग दोनों को डेकोरेशन मिला है। अब हुआ क्या, तुम भी ले आए बलून्स, पॉम पॉम्स, क्रैप पेपर्स, वो भी ले आई बलून्स, पॉम पॉम्स, क्रैप पेपर्स, और केटरिंग गेस्ट आए भूखे घर पे गए। क्यों? क्योंकि प्लानिंग नहीं सही हुई थी, ओवरलैपिंग हो गई थी इंसिडेंट्स की। तो जब हम ओवरलैपिंग की बात करते हैं, इसका मतलब कि हम अगर 2 डिपार्टमेंट्स में काम को सही तरह से ना विभाजित करना, या एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक से ज़्यादा लोगों पे, अच्छा वो भी हो सकता है, मान लो बोला गया डेकोरेशन का काम शालू एंड भालू, यू विल मैनेज। अब शालू को लगा भालू लाएगी, भालू को लगा शालू लाएगी। हुआ क्या, न डेकोरेशन न खाना, वाह, ये इनका कम्युनिटी प्रोजेक्ट था। तो ओवरलैपिंग या वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करने के लिए प्लानिंग का होना अनिवार्य है। स्टूडेंट्स, लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई हैव मेड यू राइट। यस, इनोवेटिव आइडियाज। वो मूवी देखी है KGF 2 वाली, वो बोलती है फैन चलाने को और वो क्या ले आता है, हेलीकॉप्टर। एग्जैक्टली, कितना इनोवेटिव आइडिया है, नहीं? हाँ, पूरे गांव को हवा लगे, पूरा गांव ही उड़ जाए, ऐसी हवा लगे। जब मैंने देखा था मैंने बोला था दिस इज गुड, आई शैल ट्राई फॉर दिस।
इनोवेटिव आइडियाज़ का मतलब होता है कुछ ऐसा करना जो किसी ने ना किया हो। लोग पंखा चला रहे हैं, आप हेलीकॉप्टर चलाओ। तो प्लानिंग में ऐसा इनोवेशन, वैसे मैं कह नहीं रही, मैं समझाने कोई एग्जाम्पल यूज़ की। इनोवेशन में वो चीज़ें जो आपके काम को आसान बना सकें, उन चीज़ों का इनोवेशन लेके आपने चलना। इज दैट ओके? ओके, लुक एट नंबर ई, डिसीजन मेकिंग, दैट इज कंप्लीटेड। स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। स्टूडेंट्स देखो, स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग का क्या मेजर होता है? मैंने टाइम टेबल बनाया और मैंने अपना टाइम टेबल बनाया कि मैं 6 घंटे दिन में पढ़ाई करूँगी। हो क्या रहा है, मैं 8 घंटे पढ़ ले रही हूँ। इम्पॉसिबल है। अपने 10-12 में मैं 2 घंटे ज़्यादा बैठती नहीं थी। मगर एक पैरेलल रियलिटी इमेजिन करो, तो मैं 6 घंटे का टाइम टेबल बनाई, मैं 8 घंटे बैठ ले रही हूँ पढ़ने। कंट्रोल करो यार, इतना नहीं पढ़ना चाहिए। तो प्लानिंग इज अ स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग, जहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई डिपार्टमेंट ओवर टाइम कर रहा है और एक डिपार्टमेंट बैठ के आराम कर रहा है, तो इट इज़ नॉट जस्टिस। दोनों अगर इक्वल काम करते तो शायद किसी को ओवर टाइम ना करना पड़ता। तो प्लानिंग क्या है? स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग भी है। मैंने बोला था लिमिटेशंस को लेकर एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, तो लिमिटेशंस के जितने पॉइंट हैं आपने केवल उन पॉइंट्स को समझ लेना है। देखो, लिमिटेशंस की बात करें, यहाँ कवर करा देते हैं, आ जाएगा आराम से। लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस स्टूडेंट्स, इट इज वन एंड द सेम थिंग। देखो, रिजिडिटी, रिजिडिटी, वो वाली मूवी देखी है बाहुबली, द कंक्लूजन, अंत में, हाँ वेरी गुड, वचन ही शासन है, ऐसे याद है, बाहुबली कंक्लूजन नहीं याद है। ओके, अब हम बात करते हैं, यूट्यूब वाले बच्चे सोचेंगे मैम कितनी साउथ की मूवी देखती हैं। रिजिडिटी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो वो देवी रहती हैं, कौन, राजमाता देवी, तो राजमाता देवी को मन में ये चीज़ रहती है कि वो बेचारा बाहुबली निर्दोष है, मगर फिर भी उसको क्या करती हैं, मरवा देती हैं। अब ऐसे प्लान का क्या मतलब कि प्रजा के राजा को ही मार दे? ऐसा नियम नहीं चाहिए। तो मतलब प्लानिंग में इंसान को फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए। अगर तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में, देखो हेलन केलर ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि पुराने पीढ़ी का जो वो होता है ना, ढकोसला, सुना है ढकोसला नाटक, तो पुराने पीढ़ी का दिखावा नए पीढ़ी के लिए परंपरा बन जाता है। पुराने पीढ़ी में लोग दिखावा करते थे, मैं इस कास्ट का हूँ, मैं इस कास्ट का हूँ, मैं हायर हूँ, मैं हायर हूँ, और आते आते क्या हो गया, बाद में वो चीज़ एक मानसिकता बन गई, एक परंपरा बन गई, जिसकी हिंदुस्तान के समाज में कोई ज़रूरत नहीं थी पर बन गई। तो वही बात कही गई कि समय के साथ अगर प्लान को फ्लेक्सिबल करना पड़े, बदलना पड़े तो करिए। तुम्हारे घर में जब से तुम्हें याद है अपने दादा परदादा के समय से सब लोग अरेंज मैरिज कर रहा है। अब तुम्हारा अगर दिल धड़क गया किसी के लिए तो ये परंपरा तोड़नी पड़ेगी ना भाई, बच्ची का दिल धड़का है, क्या बात कर रहे हैं आप? एक बात मैं कह रही, क्या परंपरा लेके चल रहे हैं आप? उधर बच्ची का दिल धड़क गया, परंपरा परंपरा चिल्ला रहे हैं। तो प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। बच्चे खुश हो गए सुन के, मैम कितनी ओपन माइंडेड है। नेक्स्ट देखो, मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट, बड़ी बड़ी अच्छी बात है इसमें। और ये दोनों अभी समझाएंगे ना डायनेमिक इन्वायरमेंट का पॉइंट, तो तुम्हें लगेगा कि ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। मैंने क्या बोला कि बच्ची का दिल धड़क गया। क्यों धड़क गया बच्ची का दिल? क्योंकि भाई साहब माहौल ही ऐसा ही चल रहा है, सबके दिल धड़क रहे हैं किसी ना किसी के लिए। तो जब सबके दिल किसी ना किसी के लिए धड़क रहे हैं और उसी माहौल में आपके बच्ची का उठना बैठना है, तो बड़ी जाहिर सी बात है दिल धड़केगा। तो अगर माहौल डायनेमिक चल रहा है तो तुम 20 साल वाला पुराना प्लान लेकर क्या करोगे? मक्खी मारोगे? नहीं, चेंज इट। तो डायनेमिक इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है योर इन्वायरमेंट हैज़ टू बी वल्नरेबल टू चेंज फॉर यू टू कीप योर प्लान्स
फ्लेक्सिबल। तुम खुद सोच के देखो, क्या आज की बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए ये इमेजिन करना भी आसान है कि आज से 25 साल पहले विमेन को, फीमेल को ना सही पढ़ाई उपलब्ध होती थी, ना सही सैनिटेशन फैसिलिटीज़ उपलब्ध होती थी, ना सही न्यूट्रिशन फैसिलिटीज़ उपलब्ध होती थी, ना सही मेडिकल फैसिलिटीज़ होती थी, अबव ऑल ना उनको उनके हक मिलते थे और उनके लिए फ़ैसले भी दूसरे लोग लेते थे। आजकल की लड़कियों के लिए बहुत हार्ड है ये इमेजिन करना, पर ये चीज़ें होती थी। और समय बदलते बदलते आज हम ऐसी स्थिति में आ चुके हैं वेयर अ विमेन फॉर विमेन वाली साइकोलॉजी होती है, फेमिनिज्म की साइकोलॉजी होती है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? ड्यू टू डायनेमिक इन्वायरमेंट। और ऐसे इन्वायरमेंट में हम लोगों के सामने अगर कोई ऐसे प्लान्स बोले कि नहीं नहीं लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सैंडल निकालेंगे, मुंह पे मारेंगे। तो डायनेमिक इन्वायरमेंट है अगर, तो प्लान्स को भी फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। अच्छा, नंबर सी देखो, reduces क्रिएटिविटी। ये तो है, ये बड़ी चीज़, ये चीज़ बड़ी लाजमी है। देखो लिमिटेशंस की हम बात करें ना, लिमिटेशंस बड़े सही दिए हुए तुम्हारी किताब में। रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, प्लानिंग से क्रिएटिविटी क्यों रिड्यूस हो जाता है? एक बच्चा जिसको 10th में उसके माँ बाप ने बोल दिया तुम डॉक्टर बनोगे, अब ये चीज़ें काफ़ी कम हो गई, अब बच्चे खुद ही चुनते हैं, मगर मान लो उसको उसके पेरेंट्स ने बोल दिया तुम्हें डॉक्टर बनना है, अब जानते हो क्या होगा? वो बच्चे की क्रिएटिविटी लिमिटेड हो जाएगी। वो बच्चा शायद एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता था, शायद वो एक अच्छा म्यूजिशियन बन सकता था, शायद वो एक अच्छा बॉक्सर बन सकता था, एक अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर बन सकता था। ये सारी काबिलियत उसमें थी, पर उसने कहाँ ला के रोक दी? नीट पे। तो कभी कभी प्लान ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएटिविटी को रोकने का काम करते हैं, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ फिर कुछ सोचेंगे ही नहीं। जैसे मान लो तुमने अकाउंटेंट वाले बंदे को कम्युनिकेशन मैनेजमेंट दे दिया, और कम्युनिकेशन वाला बंदा जो कस्टमर रिलेशनशिप देख सकता है उसको अकाउंटिंग दे दिया, तो फिर वो उस दिशा में जिसमें उसकी स्किल है उस पर काम ही नहीं करेगा, वो तो अपना टाइम वेस्ट करे, तुमने जो उसको स्किल दे रखे हैं। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट देखते हैं, इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। देखो ज़रूरी नहीं है ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व हो। जैसे हमारे सोसाइटी में आजकल इंटीरियर डेकोरेटर एक काफ़ी प्रोफेशन है जो बहुत अच्छा चल रहा है, और जनरली अगर एक इंटीरियर डेकोरेटर एक आर्किटेक्ट के साथ पार्टनरशिप में आ जाता है तो अच्छा उसका चलता है। मगर इंसान, इमेजिनेशन जो होती है ना इंसान की, वो किसी इंटीरियर डेकोरेटर से कम नहीं है। अगर मैंने सोच लिया कि मुझे वॉल्स भी वाइट चाहिए, मुझे कर्टन्स भी वाइट चाहिए, मुझे बेड भी वाइट चाहिए, मुझे स्टडी टेबल भी वाइट चाहिए, उस पर चेयर भी वाइट चाहिए, तो कोई इंटीरियर डेकोरेटर आके मेरे सामने 100 प्रपोजल्स दे कि इसको हल्का ब्लू रखो, इसको टर्क्वाइज रखो, इसका बेबी पिंक रखो, आई बी लाइक नो। तो यहाँ पे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व हो सकती है अगर तुम प्लानिंग बाहर के डिपार्टमेंट से करवा रहे हो, मतलब अपनी नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग KPO की हेल्प ले रहे हो। अगर नहीं तो कोई ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होगी। इट इज़ मे और मे नॉट बी वाला पॉइंट। लुक एट नंबर E, टाइम कंज्यूमिंग। हाँ ये तो होता है, जिस दिन स्टूडेंट्स अपने पढ़ने का टाइम टेबल बनाते थे 7th 8th 9th 10th 11th 12th में, उस दिन वो पढ़ते नहीं थे, क्योंकि आज तो टाइम टेबल बनाए हैं, पढ़ेंगे तो कल 7 बजे से, और खुदा ना खास्ता अगर 7:05 हो गया, अरे शिट अब तो 8 बजे से पढ़ेंगे। क्या कोई लॉजिक है इस बात का? भैया 5 मिनट बस देर हुए हो तुम, और उसके चक्कर में बाकी 55 मिनट भी खत्म। गज़ब की बात तो ये थी, मैं अगर मेरा जनरली टाइम टेबल जब बहुत हिम्मत में रहती, जो काफ़ी एंथुजियास्टिक रहती थी, तो 6 से 12 का टाइम टेबल मिलता था। मतलब शाम को 6 बजे उठूँगी, 12 बजे रात में पढ़ के उठूँगी मैं। अगर 6:01 हो गया ना, ओ शिट कल से पढ़ा जाएगा। आई वॉज लिटरली लाइक दिस। तो टाइम कंज्यूमिंग की अगर हम बात करते हैं तो प्लानिंग अक्सर टाइम कंज्यूमिंग होता है, और ये जो प्लान्स होते हैं ना अक्सर इम्प्लीमेंट होने में भी समय लग जाता है। तुम ही देखो, अगर आज एक नियम पारित होता है सरकार के द्वारा, तो वो अप्लाई कब से, उसको अप्लाई होते होते 1 से 2 साल का समय लग जाता है। और इसी के साथ एक और हम करेंगे, डज नॉट गारंटी सक्सेस। सक्सेस की गारंटी नहीं लेता है। देखो अभी कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड होने के बाद मैं अपना ही वीडियो देख रही थी, कैसा आया है सारा कुछ। तो
शॉर्ट्स भी तो बनता है ना अपने चैनल पे, हमारे जो भी लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन शॉर्ट्स को भी अपलोड करता है ताकि बच्चों को पता चले कि न्यू वीडियो आ गई। शॉर्ट्स ज़्यादा रेलेवेंस में रहते हैं। तो वो शॉर्ट्स में देख रही थी क्या क्या शॉर्ट्स मेरे अपलोड हुए हैं। वहाँ पे मैंने देखा संदीप महेश्वरी का एक शॉर्ट आया था। तो एक बंदा कहता है सर पहले मैं लाइफ में बड़ा डिमोटिवेटेड था, आपकी मोटिवेशन लिया, मेहनत किया, सक्सेसफुल हो गया, अब आपके वीडियोस बेकार लगते हैं। यू मस्ट हैव सीन दैट। तो ये बात ये है कि नो गारंटी सक्सेस। कुछ लोग वही वीडियो देख के मोटिवेट हो जाते हैं, कुछ लोग वही वीडियो देख के डिमोटिवेट हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो प्लानिंग सक्सेस का गारंटी नहीं होता है। हाँ, मगर प्लानिंग इस चीज़ की गारंटी होता है कि बंदा अपनी मेहनत करेगा, करेगा भी कि नहीं करेगा, करने का मन बनाया है, मेहनत करने का मन बना लिया है, वो मेहनत करेगा या नहीं करेगा वो डिपेंड होता है। जैसे एक मेरी स्टूडेंट है, तो काफ़ी दिन से एब्सेंट चल रही थी, मैंने कॉल किया, मैंने बोला आ क्यों नहीं रही हो? कह रही है मैम आने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं। लाइक कोचिंग ही है, कोई रेसलिंग मैच नहीं चल रहा। तो यहाँ पे लिमिटेशंस जो हैं वो ये है कि प्लानिंग सक्सेस को गारंटी नहीं करता। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो प्लानिंग भी वही है, कर्म करिए, फल जो होगा वो भोलेनाथ देख लेंगे। क्लियर है? आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग के प्रोसेस और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्लान्स। टाइप ऑफ प्लान्स के बाद जाके ये चैप्टर खत्म होगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिफरेंस केवल एक है इस चैप्टर में, स्टैंडिंग और सिंगल यूज प्लान, वो भी हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू क्लास।